वोट दीजिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। लेकिन वोट देने से पहले ये अपने आप से सवाल पूछिएगा, ये वोट हम किस लिए देते हैं? हमारी जाति का आदमी खड़ा है, हम इस पार्टी को पसंद करते हैं इसलिए खड़ा है, इसको देना है, ये तो अपना है, ये लूट के मैं कुछ हमको भी लुटाएगा इसलिए देना है। क्या सोच के देते हैं आप? सरकार का आपके जीवन में कितना इन्वॉल्वमेंट है? आप सड़क पे चलते हैं तब सरकार की जरूरत पड़ती है कि भाई रेड लाइट पर रुक जाना, नियम बना हुआ है, उल्टे हाथ पे चलना है, आपको टैक्स भरना है। ये 10-15 चीजों के अलावा सरकार आपके जीवन में होती है। आप 99% अपनी आस्थाओं, परंपराओं, संस्कृति के बल पे जीते हो, वही आपकी आत्मशक्ति होती है। इसलिए उसको पहचानिए। 5 साल में जब वोट देने जाएं, और ये माफ करिएगा 2012 से लेकर के कितने इलेक्शन हुए कितने नहीं हुए मुझे नहीं पता, हो सकता है इलेक्शन चल रहा हो, कोई सभा ऐसी नहीं है जहां मैं ये बात कहता हूं। और इसलिए कहता हूं ताकि आपके अंदर उस शक्ति का संचार एक बार हो जाए, तो देखिएगा कि आप किस तरीके से रहेंगे। आपके शरीर पे कितना पुराना कपड़ा है, कितने पुराने जूते हैं, कौन सी चप्पल पहने हैं, ये बोध खत्म हो जाएगा। और जब यहां से जागृति होगी तो पूरी दुनिया का आदमी वैसे ही डरेगा। इतना बड़ा साम्राज्य को एक लंगोटी वाले चाणक्य ने उतार दिया था सत्ता से। मैं वो बोध कराने की चिंता कर रहा हूं। वोट दीजिए जिसको देना है, कौन सगा संबंधी है इसका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वोट देते वक्त सड़कें बनी थी इस पे देंगे, कौन चावल सस्ता देगा इस पे देंगे, पानी, बिजली, यह आपका अधिकार है और सरकार को जो भी हो उसे देना ही चाहिए। यह कोई रहम और भीख नहीं है आपकी। वोट देते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी संस्कृति चलती है, जिससे आपके सरोकार चलते हैं, जिससे आपकी सभ्यता चलती है, जिससे आपकी मान्यताएं चलती हैं, जिससे आपकी परंपराएं चलती हैं, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। आप इस मुद्दे पे दें वोट कि सनातन सभ्यता के जो शक्ति के केंद्र हैं, शक्ति का मतलब यहां वो शक्ति नहीं है वो जो आलू से सोना बनाने वाला बता रहा है आजकल, उस शक्ति की बात नहीं कर रहा। शक्ति का मतलब होता है कि जहां जिन मंदिरों में जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा के तहत वहां मूर्तियां दी गई हैं, वो शुद्ध साइंस पे स्थापित हैं, शुद्ध साइंस है। अगर आज के बच्चे को सिंपलीफाई करके बताना चाहूं तो सनातन का अर्थ होता है साइंस। दुनिया में जब मानवता नाम की कोई चीज नहीं थी, हम तब से लेके आज तक उस साइंस को जीते हैं जो हमारी भाषा में, क्योंकि साइंस शब्द बाद में आया जब अंकल सैम पैदा हुए, तब से सनातन है। जिस दिन वो सोच के आप वोट देंगे तो जो आपकी आस्थाएं के केंद्र हैं, जहां से साइंस निकलती है, जो आपके समस्याओं का समाधान करते हैं, तब बोध होगा कि ये मंदिर में जाकर के ये जो नई परंपरा डाली है आप सब ने, हम सब शामिल हैं कि हम उस मंदिर में जाएंगे जिस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से मेरी बेटी को अच्छा वर मिल जाए। इस मंदिर में इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारी मन मांगी मुराद पूरी नहीं की, तो अब हम उस मंदिर में जाएंगे जहां हमारी बेटी की शादी के लिए कोई कार देने वाला मिल जाए। हम मंदिर भी जाते हैं तो आस्था और साइंस के कारण नहीं जाते, हम मंदिर जाते हैं तो 4-5 बिना लिखे एप्लीकेशन लेके जाते हैं भगवान के सामने। ये हो जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये होगा तो मैं भंडारा करूंगा, और बड़ा काम होगा तो मैं पूरे शहर का दावत करूंगा। जैसा काम वैसी भगवान को रिश्वत दे करके आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, कभी नहीं होने वाली है, कभी नहीं होने वाली। ये मंदिर आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये मंदिर शक्ति के केंद्र है, वहां ध्यान लगाना होता है।
उस ध्यान लगाने से, उस शक्ति से जब आप जुड़ते हैं तो आप एकदम खाली हो जाते हैं। संसारिक दुनिया की बहुत सारी अच्छे महंगे गाड़ी, कपड़ा, मकान, ये सब पीछे छूट जाता है और फिर आपको इस बात का बोध होता है। अगर यहां बोध होता तो वो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मुद्दा बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा और लोग नहीं बनाना चाहते। उनको मालूम है कि इनको ऐसा ही रखो। ये मुद्दे पता चल गए तो जो हमारा कमीशन बना हुआ है, जो हमारी दुकानें चल रही हैं, वो लुट जाएंगी। इसलिए समाज को वो बात बताओ ही मत। समाज को फिर ये बताओ ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, अब हमने ये कर दिया। नहीं, बिना सत्ताओं के भी दुनिया चल रही है। आप अपनी उस आत्मशक्ति के कारण जीवित हैं। आपको किसी मीटिंग में किसी बड़े से बड़े लीडर ने, किसी संगठन ने, 5-5 घंटे वाले प्रवचन देने वाले लोगों ने, हर विषय पे देने वालों ने, किसी ने आपको यह बताया कि अगर आपकी आधी बीमारी किसी एक कारण से ठीक हो सकती है, पूरे 80 करोड़ सनातनियों की बात कर रहा हूं मैं, मात्र एक चीज से वो आधी बीमारी ठीक हो सकती है और वो आपके हाथ में है। वो किसी सत्ता के हाथ में नहीं है कि कोई आपसे छीन लेगा, लेकिन वो बता नहीं रहे और आपको फालतू की बात लग रही है। ये देश बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इससे बड़ा झूठ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बोला गया। हम घर में जरा सी बात हो जाए तो इतने सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं था, वैसा था, ये था, घंटों बहस हो जाएगी, घंटों। संसार के सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया को चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना सिखाया, वो लोग कहां पहुंच गए हैं कि आज आपका कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता भी घरों के अंदर ये प्रश्न न उठे, इसकी कोशिश करता है। ये बात मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा, तथ्यों पे कह रहा हूं। इस संविधान ने और संसद में अंदर बैठने वाले और उनके सपोर्टर बाहर बैठने वाले लोगों की दबाव में आपको ऐसे ऐसे जघन्य अपराध आपके साथ किए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। मेरी सिर्फ आपसे विनती है, ये सवाल जरूर पूछें, आपस में पूछें, और मैं जब चला जाऊं तब जरूर पूछें। और अगर मेरी बात में डॉट बराबर भी आपको लगता हो कि ये बात थोड़ा इधर से उधर कुछ कही गई है, मैंने समझाने के लिए किसी बात को सरल करने की कोशिश में तो किया होगा, लेकिन उसका मूल अगर गलत है, आप सबसे कह रहा हूं, प्रदीप दत्ता मेरे भाई के समान है, विशाल गुप्ता यहां आए हुए हैं, लखनऊ से चल के मृत्युंजय भाई यहां आए हुए हैं, तमाम सारे लोग हैं, मेरे सोशल मीडिया पे मेरे वेरीफाइड अकाउंट हैं। आप लिख देंगे और कोई सच ऐसी बात जो मैंने आपके सभा में आके झूठ बोली हो, उस दिन में मैं जहां भी होऊंगा वो मेरे जीवन की आखिरी स्पीच होगी, फिर नहीं बोलूंगा। बोलने के लिए नहीं बोलना है, सिर्फ बोलने के लिए निकल गए हैं, लोग बुलाते बोल दो, कुछ भी बोल दो। नहीं भाई, समय ही नहीं है। भारत 1947 में पैदा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ दुनिया के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा। इससे हमारी स्थिति पता चलती है। हम आचार्य की बात करते हैं, भगवान राम के आदर्शों की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, दुनिया में इतनी देवी देवताओं की बात करते हैं, हमें सारी जयंतियां पता हैं। हमें यह तो पता है कि बापू किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन भगवान ने उन्हें बुलाया था। लेकिन इस राष्ट्र को, इस देश को अपनी स्वाधीनता की सही डेट तक नहीं पता। किसी टीचर ने बताया, किसी विद्वान ने बताया? नहीं,
ये चल रहा है तो चलने दो। किसी ने बोल दिया है, बहुत लोगों ने बोल दिया है, किसी ने बोल दिया तो बस चल रहा है, हमें पता नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मुझे 50 साल के बाद पता चले कि जिसे मैं पिता समझ रहा था वो मेरा पिता नहीं है, और मुझे सच्चाई पता चल जाए तो मैं जिंदा रहते हुए भी एक लाश की तरह जिंदा रहूंगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ। भारत की कोई डेट ऐसी नहीं है जिसमें आजादी का शब्द लगा हो, कोई डेट ही नहीं है। हां, जो डेट है उसको बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए उसको नहीं बोलना है। 47 से लेकर के 50 में हमारा संविधान बना, 26 नवंबर 1950 को। चुनाव कब हुए, जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए। जब संसद नहीं थी, सरकार नहीं थी, संविधान नहीं था, उस बीच में बने हुए कानून कहां से आए, किसने बनाए, किसके मैंडेट से बने भाई? किसने तय कर दिया कि हिंदू पर्सनल लॉ में यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए? ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट, वहां की आर्काइव, भारत के पार्लियामेंट के पास में एक बिल्डिंग बनी है जिसमें फूल वाले चचा का कब्जा था। उन्होंने अपने अलावा वहां किसी को रहने नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के वंशज थे। वो जिस 3 मूर्ति में रहते थे, सत्ता के बदलाव से कुछ लोगों को लगता होगा प्याज सस्ती हुई है, ये सस्ता हुआ है। मैं न पहले उसमें इंटरेस्टेड था, ना आज उसमें इंटरेस्टेड हूं। सत्ताओं के बदलाव से सिर्फ इस बार पहली बार यह जरूर हुआ है कि आपके पास वो तमाम जगह जाने का मौका मिल गया जिनको लोगों ने छुपा के रखा था। अब वही सवाल उसी 3 मूर्ति से निकल करके दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचाने का मेरा काम है, सुशील पंडित का काम है, ललित अंबरदार का काम है, जीडी बख्शी साहब का काम है, विशाल गुप्ता का काम है, मृत्युंजय सिंह का काम है, विशाल गुप्ता का काम है, विशाल यादव जी का काम, ये इनका काम है। 3 मूर्ति में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट ये बताता है 15 अगस्त को अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। सत्ता के हस्तांतरण को आजादी नहीं कहते, इसलिए आपके संविधान में इंडियन पेनल कोड इसलिए था कि वो सत्ता के हस्तांतरण से हुआ था। कमाल की बात यह है कि जो शख्स 14 अगस्त 1947 को यूनाइटेड भारत, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहने वाले भारत में, जो उस ब्रिटिश भारत का आखिरी वॉइसरॉय था, ब्रिटिश समाज का, ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी राजा था, वो 14 अगस्त 1947 तक मौजूद था, वॉइसरॉय था। इस ट्रांसफर ऑफ पावर को समझने के लिए आपको समझ में आएगा कि 15 अगस्त 1947 को वही ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय इस तथाकथित भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। यह कितनी बड़ी आजादी है। जो 14 अगस्त को अपनी जूती के नीचे आपको दबा करके गुलाम बनाया हुआ था, वो 15 अगस्त की भारत की तथाकथित आजादी के बाद आपके देश का पहला गवर्नर जनरल बना। आप कहते हैं देश आजाद है, और कमाल है क्योंकि कश्मीर के लोगों को ऐसा मानते हैं, मुझे पता नहीं, बताया जाता है वो कश्मीरी थे। इलाहाबाद वाले भी क्लेम करते हैं वो हमारे थे। उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा है मैं उसी के संदर्भ में कहता हूं। वो अपनी किताब में लिखते हैं, कोई दूसरे ने नहीं लिखी है भाई। उन्होंने कहा बाई कल्चर आई एम एन इंग्लिश मैन, बाई बिहेवियर आई एम मुस्लिम, बाई एक्सीडेंट आई एम हिंदू। बट ये एक्सीडेंट कहां हुआ ये नहीं पता किसी को। ये एक्सीडेंट ढूंढना चाहता हूं कहां हुआ था भाई। उन्हीं फूल वाले चचा ने, कमाल की बात है,
पिछली बार जम्मू आया था, आपके जैन समाज ने मुझे बुलाया था, तब भी वो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया। और मेरी कोई ऐसी स्पीच नहीं होती जिसमें मैं कुछ बातों को इसलिए दिखाऊं ताकि हो सकता है आपसे चीज छूट जाए, आपको ना याद रहे। मैं बार बार उसको रिपीट करता हूं। 1948 28 अप्रैल 1948, ये डेट कभी सुनी आपने? हाँ ना में बताइए। 28 अप्रैल 1948 की कोई डेट याद है आपको? नहीं याद। 28 अप्रैल 1948 को आपके कश्मीर के फूल वाले चचा जान, देश के पहले प्रधानमंत्री, वो चिट्ठी लिख रहे हैं। और ये चिट्ठी मैंने नहीं है, ये आर्काइव से निकाली है, उनके सिग्नेचर हो रहे हैं। और आर्काइव में क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन के उस समय जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली साहब की जो कैबिनेट की मीटिंग है, उस मीटिंग से निकाला हुआ लेटर है। उस लेटर पे 28 अप्रैल 1948 की डेट पड़ रही है और उस पे लिखा हुआ है, ऊपर लिख रहे हैं, महामहिम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का तबादला बर्मा कर दिया गया है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाने की मुझे अनुमति दी जाए। यह चिट्ठी 28 अप्रैल 1948 को कैबिनेट की जो मीटिंग है, उस वक्त के प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली की डायरी से निकाली है। लेकिन आप आजाद हैं, आपको बताया नहीं कि धारा 25 क्यों जोड़ी गई, 30 क्यों जोड़ी गई। और आपको अगर उस वक्त की भी नहीं याद है तो चलिए मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपकी और मेरी आंखों के सामने जो हुआ, कम से कम उसको तो ध्यान रखते हैं। ऐसे दुनिया कहीं नहीं चलती, कोई परिवार झूठ पे नहीं चल सकता। जिस दिन वो झूठ पता चलेगा, वो बना हुआ कागज का घर टूट जाएगा। और जिंदा है तो झूठ अगर बोला भी गया और हमको बताया भी गया और अनभिज्ञ भी थे, हम कंसर्न नहीं थे और आप बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पता चल गया है तो इतनी ताकत से बोलो कि पूरी दुनिया हिल जाए। और जब सच बोलोगे तो पूरी दुनिया जो आपको ये कहती थी किसी जमाने 21वीं सदी भारत की होगी, तो क्या कोई हवाई जहाज बनने वाला था क्या 21वीं सदी में? कोई मकान बनने वाला था? कोई राजा आने वाला था जो फ्री में आपको खाना देगा? 21वीं सदी भारत की होगी, ये किसी भारतीय ने नहीं कहा। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी समस्या ये है कि आप बने बनाए लिखे लिखाए नैरेटिव को से उसके अलावा कुछ सच अगर मिल जाए तो सार्वजनिक मंचों से बोलने से डरते हैं, कहीं हम अलग थलग ना पड़ जाए, कहीं हमें लोग पागल ना समझें, लोग कहेंगे यार ये क्या बेवकूफ़ी की बातें करता है। ध्यान रखिएगा, जो लोग ऐसा करते हैं दुनिया उन्हें पागल कहती है, लेकिन जिस दिन दुनिया की समझ में आ जाता है कि ये पागल ही सही था, फिर दुनिया पागल हो जाती है। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिएगा कौन क्या कहेगा। यह चिंता हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू में से निकल जाए। हम ये तिलक लगाएंगे तो हमारे बारे में कोई क्या कहेगा, हम धोती पहनेंगे हमारे बारे में क्या कहेगा। पूछा कभी उसने, वो छोटे भाई का पजामा पहन के घूम रहा है, उससे दुनिया क्या कहेगी? क्यों आपको दुनिया की नजर में अच्छा बनना है? आप अच्छे हैं, आपका परिवार आपको अच्छा मानता है, आपको विश्वास है कि मैं अच्छा हूं। दुनिया आपको माने ना माने, जिस दिन दुनिया को ये पता चलेगा कि ये हमारे कहने से नहीं बदलेगा, दुनिया बदल जाएगी। हर आदमी से आपको अनुमोदन क्यों चाहिए अपने जिंदा रहने का? क्यों इस कुंठा में जी रहे हैं कि आपके पास बड़ा मकान बड़ी गाड़ी नहीं है? नहीं है, नहीं है भाई। तुमसे मांगने आए, अपना दरवाजा बंद कर लेना, ये भाव पैदा कीजिए। तब आपको जिस दिन ये भाव पैदा होगा, तो अगर बंगाल में उस जगह जहां एक दुर्दांत मानसिकता का आदमी
सनातनी हिंदू औरतों को सिर्फ रेप करता था, रेप करने के बाद फिर दूसरों में बांट देता था। सत्ता हिंदू, लेने वाले हिंदू लोग, गिनती उनकी, लेकिन वो ही छुपा रहे हैं क्योंकि उससे वोट मिलता है, ताकत मिलती है। अपनी मां बहन बेटी का सौदा करके सत्ता लेना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जलील कोई बात नहीं हो सकती। जिस समाज में मां चीखे चिल्लाए, जिस समाज में मां बहन बेटियां रोए तड़पे अपनी इज्जत बचाने के लिए, उस समाज में यह ध्यान रख लीजिएगा वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी समाज का पैमाना तय करना है, आपकी बहन बेटी मां किन्हीं कारणों से दुखी है, डर डर के जी रही है, आप अपनी कायरता के चलते अपनी बहन बेटी के लूटने वालों का प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ नुकसान हो जाएगा। दुनिया कितनी भी बड़े से बड़ा पैसा कमा लीजिए, वो समाज जिंदा नहीं रहता। इस देश में बेटियां हर चौराहे पे मारी जा रही हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, नहीं बोलना है। मैंने फिर कहा, राजनीतिक दल और सत्ता के अपनी ग्रामर होती है, उन्हें कब बोलना है कब नहीं बोलना। और सत्ता को 10-15 करोड़ लोग चुनते हैं, लेकिन सनातनी समाज 82 करोड़ लोगों का है। अगर इस 82 करोड़ लोगों में से भी अगर 10 करोड़ लोग चिल्लाने लगेंगे तो इस देश में सनातनी हिंदू बेटी, चाहे निकिता हो, चाहे अंकिता हो, चाहे रूपेश की मां हो, चाहे रूपेश पांडे हो, एक बार नहीं, आपकी मां बहन बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले दुनिया का सबसे बुरे से बुरा आदमी 5 बार सोचेगा कि ये उस सनातनी परिवार की बेटी है कि अगर इसको छुआ तो यहां से लेकर के अमेरिका और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक लोग चौराहे चौराहे निकल के नंगा नाच कर देंगे। ये डर बनाना चाहिए। आप तो अपने ही शहर में नहीं निकलते, ये उसका है, इसकी जाति ये है, फलाने की जाति है। और आपको एक सच बताता हूं और प्रदीप दत्ता के सामने कहता हूं, मैं स्टूडेंट था उस वक्त। आप सबको याद होगा जब कश्मीर पे संकट आया था तो कौन से गुरु कश्मीर आए थे? आप देखिए कि ये कैसे हुआ। 90 ऐसे नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं है। जब कश्मीर पे संकट हुआ तो सिखों के गुरु आए थे, उसमें से उन्होंने अपनी शहादत दी थी। 90 हुआ क्यों? 90 होने के कारण समझिए। 90 करने की हिम्मत इसलिए हुई कि सत्ता पे बैठने वाले लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए दिल्ली के अंदर जो कश्यप ऋषि के वंशज थे, जो भगवान राम को मानने वाले थे, जो परशुराम को मानने वाले लोग थे, मुगलों के दौर में जब आपकी बहन बेटियों का चीरहरण करने की कोशिश की तो आपके परिवार में से एक बेटा निकला और उसने वो तमाम चीजें धारण की कि सनातनी सभ्यता को बचाने के लिए मैं ये कृपाण रखूंगा, मैं ये जूड़ी और कड़ा पहनूंगा, और जब तक मैं अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित न कर लूं तब तक ये युद्ध जारी रहेगा, जिसे आज हम सिख सरदार के नाम से जानते हैं। उस सरदार के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते? कुछ स्वार्थी लोगों ने इसी सिख समाज को अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत सोच समझ के सत्ता के दलालों में बैठे हुए लोग, उन्होंने किस तरीके से एक ऐसा खेल रचा कि पूरे देश में भावनाओं में बह करके कुछ लोग गुमराह हुए और कुछ लोगों को जानबूझ के किया गया, और एक तीसरी शक्ति ने उसको बहुत बड़ा करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए। और सिख जो सनातनी हिंदू परिवार के बेटे ने औरंगजेब जैसे दुर्दांत जिहादी इस्लामिक आक्रांता, बाबर जैसे आक्रांता,
उन सब से अपनी बहन बेटी की इज्जत बताने के लिए उसने कृपाण रखी, कड़ा धारण किया और फिर उनसे लड़ा। उस शक्ति को, उस ताकत को सोच समझ करके 1984 में आमने सामने खड़ा किया गया और दोनों के बीच में एक खाई खोदी गई। कश्मीर के लोगों को पता चल गया था कि जो सिख गुरु बचाने आए थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, अब वो इनके साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए 90 करने के समय उनको डर नहीं लगा। जानते थे कि 90 करेंगे तो सरदार आएगा नहीं इस बार बचाने, इसलिए आप मारे गए। उनको पता था ये बात। ये घटना अगर देश में 1984 नहीं घटती प्रदीप दत्ता जी, तो 90 करने से पहले 100 बार हिंदुस्तान का और कश्मीर का जिहादी सोचता। और एक जिंदा मिसाल है, आप किताब पढ़िएगा प्रदीप भाई, मैंने कई अपनी स्पीचेस में उसका जिक्र किया। कोई ऐसा नहीं बिना पढ़ा लिखा मदरसा छाप कोई आदमी था ये। उसने इस देश का एक ऐसा शख्स, मैं बड़े नजदीक से उनको जानता हूं क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूं। उनके नाना देश के राष्ट्रपति थे और उनके 2 दामाद थे। इत्तफाक से दोनों से मिलने का मौका मिला। एक का नाम था खुर्शीद आलम खां, जो भारत के मंत्री बने, विदेश मंत्री बने, और एक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जुल्लुर रहमान साहब। उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई। ये 2 उनके दामाद थे। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उनके दामाद का जो पुत्र था, जो है सुप्रीम कोर्ट का नामी वकील है, देश का विदेश मंत्री रहा, कॉमर्स मिनिस्टर रहा, लॉ मिनिस्टर रहा, विदेश पढ़ के आया। यह भी नहीं कि किसी मदरसे छाप में पढ़ा हो। उन्होंने किताब लिखी है प्रदीप भाई, उस आदमी ने किताब लिखी है, आपने पढ़ी? उस आदमी ने किताब लिखी है। उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद। और उन्होंने अपने शब्दों में वो बात कह दी जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी। 1984 हो रहा है, किसी को पता नहीं है। पूरे देश में लगता है कि सिखों को हिंदुओं ने मारा, जलाया। ये सब हमने सुना, लेकिन मारने वाला एक भी हिंदू नहीं पकड़ा गया आज तक। जिसने गली में कत्ल किया, लूटा, वो नहीं पकड़ा गया है। कुछ सरगनाओं के नामों की चर्चा होती है। ये HKL भगत हैं, ये सज्जन कुमार हैं, ये टाइटलर हैं, ये तो होती है, लेकिन मारने वाला कोई नहीं पकड़ा गया। उस वक्त सलमान खुर्शीद साहब ने किताब लिखी और उस किताब के पेज नंबर 252 के 242 पे वो ये फरमाते हैं कि जब दिल्ली में सिखों को हिंदू मार रहे थे, तब भारत का मुसलमान खुश था। और वो इसलिए खुश था, क्या नैरेटिव बनाया कि इससे पहले कि आंच उनके दामन तक पहुंचती, उन्होंने एक नया नैरेटिव बनाया। और वो इसलिए खुश था क्योंकि यही हिंदू और सिख पार्टीशन के समय उसकी हत्या कर रहे थे। एकदम क्लीन चिट। ऐसी ऐसी वीडियो हैं उस दौर की प्रदीप भाई कि किसी सिख ने टेलीविजन पे बयान दे दिया, वो टेलीविजन की स्टोरी गायब हो गई, उसकी रील गायब हो गई, उसके बनाने वाले गायब हो गए। उसमें वो सरदार कहता है, मैं जिस गली में था उस गली का एक भी हिंदू नहीं था, ये सब वहां से आए थे और सबों के हाथों में तलवारें थी, ये जहां से आए थे वो लोग दूसरे थे, वो हिंदू नहीं थे। वो गायब हो गया। कम से कम जो हमारे सामने घट रहा है उसको इसके उस पार्टी के हित में, इस पार्टी के हित में, इस संगठन के हित में मत देखिए, सिर्फ सनातन के हित में देखिए, तब आपके मुंह से सही बात निकलेगी। इसलिए मेरी आज आपसे एक विनती है, आप माने या न माने, मैं अपनी बात कहूंगा।
न मैं कोई ऐसी चीज हूं जिसकी आप बात माने, बहुत साधारण सा आदमी। लेकिन एक बात मेरी आपसे है कि कम से कम जो कुछ संसद में हो चुका है और संसद में जो कुछ होता है वो देश की प्रॉपर्टी होती है, वो संसद की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी पार्टी किसी सरकार की नहीं होती है। और अगर कोई चीज वहां पास हुई है तो उसको कभी ना कभी कोई ना कोई आए, उसको वो माननी होती है। इसलिए एक शख्स को अभी कुछ दिन पहले कुछ पद्म पुरस्कार बटे, आप मुझसे निजी तौर पे पूछ सकते हैं, और मैं कभी ऐसी बातों को छुपाता नहीं हूं। मेरा वेरीफाइड पेज है, मैं उस पर तस्वीर भी लगाता हूं, और उसके कारण है क्योंकि मैंने चीज़ों को नज़दीक से देखा है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और राजनीतिक दलों से बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी पद्म पुरस्कार मिले, मुझे सिर्फ गर्व एक ही पुरस्कार पर है, एक ही पुरस्कार पर है, और मैंने अपनी वो खुशी, अपने शब्द साफ साफ लिखे। किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं अच्छा लगेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आधुनिक भारत के चाणक्य को जब भारत रत्न दिया गया तो मैंने कहा सत्ता में देने वाला भी शायद उसी नजर का है जिसने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया है। और नरसिम्हा राव की भूमिका है आपके इस जम्मू कश्मीर से, इसलिए जोड़ना चाहता हूं, इसलिए जिक्र कर रहा हूं। उनको पुरस्कार मिलने के बाद पहले किसी सार्वजनिक मंच पे आया हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि ये कश्मीर का मामला है। अपने हीरोज को पहचानिए, आप अपने हीरो को पहचानेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, तो भी आपका शत्रु समझ जाएगा कि सनातनी 700 साल के बाद अपने हीरो को पहचानने के लिए न उसकी जाति देखता है, न उसकी इकोनॉमी देखता है, न कपड़े देखता है, न संगठन देखता है। अगर हीरो है तो हीरो है। इसलिए नरसिम्हा राव का जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए है वो बता रहा हूं। आप भूल गए हो, मैं नहीं बोला, मैं भूल ही नहीं सकता। किसी को याद है 24 फरवरी? किसी को याद नहीं होगा। सॉरी, 22 फरवरी। 22 फरवरी 1994 की डेट किसी को याद है? सच बताइएगा। अगर याद है तो हाथ उठाइएगा, और नहीं याद है तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे ये डेट मेरे यहां अंकित है, यहां पर 22 फरवरी 1994 की डेट। देश में जब लाइव टेलीविजन लोकसभा और राज्यसभा कवर करता था, मैं बार बार क्यों ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं एक आध घंटे में यहां से चला जाऊंगा। यहां मुझे आने का कोई ऐसा नहीं है कि मुझे यहां आना था और ये बोलना था। यहां आया हूं तो मैं आपको कुछ कहने नहीं आया हूं कि मुझे आप नहीं करना है। अपने आप से सवाल पूछिए। तब तो आप पिछले 3 घंटे से जो मेरा आपने इंतजार किया और मुझे सुना, न मेरे पास कोई पद है, न मैं कुछ दे सकता हूं आपको, न मेरी हैसियत है कि मैं आपको चाय पिला सकता हूं। लेकिन अगर आपने अपना समय मुझे दिया है तो एक बार घर जाकर के अकेले में सोचिए कि हम जिंदा हैं क्यों, किस लिए जिंदा हैं। दोपहर का खा लिया है तो रात की कहीं जुगाड़ हो जाए, रात का खा लिया है तो फिर अगले दिन का, इसीलिए जिंदा हैं। इसके लिए तो इस देश में बिना सरकारों के कितने सारे कुत्ते बिल्ली जानवर सब जिंदा ही हैं भाई, रोज खाना खा रहे हैं। इसलिए उन डेट्स को याद रखिए जो लोग विपरीत परिस्थिति में करके चले गए। आज वालों को कुछ नहीं करना है, कागज उठाना है, संसद के सामने रख देना है। और अगर वो भूल रहे हैं या उनको नहीं भी याद, हो सकता है कि वो भी कई बड़े बड़े कामों में फंसे हो, इसलिए शायद उनको न याद हो। इसलिए मेरी आपसे विनती है, 22 फरवरी 1994 को देश में कांग्रेस पार्टी की अल्पमत की सरकार थी। अल्पमत की सरकार में भी एक ऐसा काम हुआ प्रदीप भाई कि ये हर कश्मीरी को पता होना चाहिए, अगर सच में वो कश्यप ऋषि का वंशज है।
वो कहता है कि सनातन के जितने भी ग्रंथ थे वो इसी कश्यप ऋषि की धरती पर लिखे गए हैं। तो फिर ये डेट याद होनी चाहिए। 47 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, हमको नहीं पता। जो हमारे दौर में हुआ वो चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, इसीलिए कि मुझे ये लगेगा कि मुझे पता है। हो सकता है नहीं आपको पता होगी, हो सकता है आप अपने जीवन में बिजी होंगे। मैंने तो कुछ काम छोड़े इसी काम के लिए है कि जो काम आपको नहीं पता उसे बताने के लिए मैं आऊंगा आपके पास। किसी को जरूरत नहीं जानने की। 22 फरवरी 1994 को संसद के अंदर जम्मू कश्मीर पे बहस हुई। देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब ने अपनी उस समस्या के बारे में बताते बताते बहुत खूबसूरती से कि जो शत्रु थे उनको 2 घंटे बाद पता चला कि क्या हुआ। बातचीत होती रही और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद है। उनका इतना कहना था, जाके देख लीजिएगा वीडियो, लोकसभा के वीडियो देख लीजिएगा निकाल करके, सब कुछ आर्काइव में मौजूद है, कोई चीज छुपी नहीं है। बहुत सारे लोग जो पड़ोस की दलाली में लगे हुए हैं, उनको लगा अरे इतनी बड़ी बात, ये तो हम इस एजेंडे को तो कितने साल से लाहौर से भागकर जब यहां आ गए थे तब से चला रहे हैं कि देश की संसद में प्रधानमंत्री कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच में एक विवाद है। और वो जो बोलते थे आप में से पता नहीं कितनों ने सुना है, कम से कम 1 मिनट का पॉज ले होते थे। लोगों ने कहा अरे बात खत्म हो गई। उन्होंने पलट के कहा कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद है। और फिर जो उनकी नेचुरल धारा है बोलने की, उसमें कम से कम 30 सेकंड की रुकावट होती है। आधे लोगों को लगा कि अरे हमारे एजेंडे को नहीं हम बोल पा रहे थे, इसने बोल दिया 30 सेकंड के बाद। इसलिए मैं उसको आचार्य चाणक्य से तुलना करता हूं उसकी। इस दौर में पार्टी क्या थी नहीं क्या थी ये महत्व नहीं होता। 30 सेकंड के बाद नरसिम्हा राव ने कहा और विवाद सिर्फ इतना ही है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है उसे वापस लेना है। जैसे ही ये कहा सन्नाटा हो गया। 22 फरवरी 1994 को भारत की सदन में सर्वसम्मति के साथ यह विधेयक पास हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। और विवाद इतना ही है कि जिस कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा है उसे वापस लेना है। यह संसद की प्रॉपर्टी है, यह बदली नहीं जा सकती। वो चले गए, उनको गए हुए काफी समय हो गया। जब धारा 370 पे चर्चा हो रही थी और हटाई जा रही थी तब इसी बात का जिक्र किया। आज की सरकार अब तो चुनाव में जा रही है। आप मांग कीजिए कि अभी वो जो एक होता है घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र में उस पार्टी के राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ये तो 50 साल से था ना। तो रिकॉर्ड पे था कि जिस दिन भी 300 पार करेंगे तो 370 हटेगा, तो हट गया, तो रिकॉर्ड पे था ना। अब आप इसकी मुहिम कश्मीर में चलाइए कि पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर ये आए कि संसद में पास किया हुआ विधेयक 22 फरवरी 1994 को जो संसद ने रेजोल्यूशन पास किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेंगे, ये संसद में पास किया कानून है। भारत की सरकार विधान इस वक्त के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चली गई है, लेकिन घोषणा पत्र में उस पार्टी के ये आना चाहिए कि हम 4 जून को अगर हम वापस आते हैं तो हमारे घोषणा पत्र में ये होना चाहिए कि हम जिस तरह से राम मंदिर और 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वो 3 मुद्दे हट गए हैं, तो अब ये 3 मुद्दों में ये पहला मुद्दा होना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है उसे वापस लिया जाए।
ये संसद का रेजोल्यूशन है, ये किसी पार्टी का, किसी संगठन का नहीं है। और संसद में पास किया हुआ रेजोल्यूशन पूरे देश की सरकारों को मानना पड़ेगा। इसलिए भारत के इस चुनाव में आपकी मांग होनी चाहिए कि अपने घोषणा पत्र में 2013 के अंदर, पहले 1995 के अंदर उसमें अमेंडमेंट हुआ और फिर 2013 के अंदर उसके अंदर एक चोरी के तहत, सार्वजनिक चोरी के तहत ये भी थे जो अभी आएंगे पट्टा डाल के, ये भी थे 123 थे पार्लियामेंट में, चुप बैठे रहे, बोले नहीं। और एक ऐसा कानून जो पूरी दुनिया में किसी इस्लामिक देश में नहीं हो सकता, लेकिन लालच, कायर और दलाली जब सर चढ़ के बोलती है और अपने अपने स्वार्थों में बिकते हैं लोग, आएंगे बड़ी बड़ी बात करेंगे। और जो इस समय काम कर रहा है उसके टांग घसीटने में कुछ लोग लगे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारी दलाली रोक दी, हमारी, तुम्हारी दलाली इस राष्ट्र से बड़ी नहीं है, तुम भी इस राष्ट्र से बड़े नहीं हो। इसलिए तुम क्या हो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसने कर दिया, ये सड़क बनाने का काम नहीं है, ये कोई इनकम टैक्स कम करने का दान नहीं है। इसलिए सड़कें बनेंगी, कुछ कानून बने, कुछ नहीं बने, जीएसटी घटेगा बढ़ेगा, लेकिन ये लिखा जाएगा कि इस तथाकथित भारत का प्रधानमंत्री जो अपने आप को हिंदू कहने पे कहता हो कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, जो अपनी आस्थाओं को प्रकट करने में जिसको शर्म आती हो, आपके दबाव में आपने जब अपने जीवित होने का सबूत दिया तो हमने तो कम से कम पैदा होने के बाद नहीं देखा। अब इसे आप किसी पार्टी से मत जोड़िएगा, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, पार्टी तो पहले भी थी सर। एक आदमी ने शपथ ली, शपथ संविधान की ली, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि कोई ये कहे कि इस संविधान के अंदर कुछ गड़बड़ किया, लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद उसने अपनी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों और संस्कृति से कभी समझौता नहीं किया। और लंबा चौड़ा तिलक लगा करके इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार 80 करोड़ सनातनियों को यह मैसेज दिया कि मैं प्रधानमंत्री होकर के जब अपनी आस्थाओं से नहीं डरता, अपनी आस्थाओं को अपनाने से नहीं चिंता करता, तो तुम चवन्नी छाप लोग किस डर से इस तिलक लगाने से, अपने आप को सनातनी कहने से, अपने बोलने से, चलने से किसको खुश कर रहे हो। इसलिए मेरी आपसे विनती यह है कि उसी प्रधानमंत्री की जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये मैं नहीं जानता, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सिर्फ बोध करा रहा हूं कि आपको ये तय करना है कि जिस राम मंदिर को बनाने के लिए आप भीख मांग रहे थे जफर भाई से, आधी तुम ले लो, आधी हम ले लें, आधी इसको दे दें, यहाँ भाईचारा रहेगा, यहाँ चारा रखा होगा, यहाँ भाई कटेगा, यही आप कर रहे थे। एक आदमी ने कहा 5 किलोमीटर दूर वहाँ खत्म, बनेगी यही बनेगी। और वो मंदिर के इनॉग्रेशन में जाने से पहले नहीं शर्माया। दुनिया क्या कहेगी, उसे दुनिया की चिंता नहीं थी, उसे 80 करोड़ सनातनियों की चिंता थी। यह होती है ताकत। तो जब राजा आगे बढ़ करके अपनी आस्थाओं, परंपराओं को हजारों साल के लिए स्थापित कर रहा है, तो आपको तो एक दिन 5 साल में 1 मिनट एक बटन दबाना है। उस बटन दबाने से पहले कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ये ठाकुर नहीं है, ये इसका नहीं है, ये उसका नहीं है, ये नीला है, ये पीला है, इसने ये बुरा कर दिया। अरे 50 काम बुरे कर दिए होंगे जो आपको देर में समझ में आएंगे, लेकिन सड़क टूटेगी, बनेगी, लेकिन मंदिर हजारों साल तक रहेगा। और यही मंदिर आपकी पहचान है। इंडिया गेट आपकी पहचान नहीं है। जो लोग इंडिया गेट को अपनी पहचान समझते हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं। उसी इंडिया गेट के ऊपर नाम लिखे हैं कि अंग्रेजों की रहनुमाई में, अंग्रेजों की कयादत में, अंग्रेजों के नेतृत्व में कितने भारतीय वर्ल्ड वॉर में मारे गए, उनके नाम हैं। अगर नरेटिव बदलना है, सोच बदलनी है, तो राजा को क्या करना चाहिए? उसने इंडिया गेट को नहीं तोड़ा, इंडिया गेट से नफरत नहीं की उसने। इंडिया गेट पर ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित करने वाला
जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति बहुत पहले राजनारायण जैसे लोगों ने मिलकर हटा दी थी। उसने अपने पिताजी की नहीं लगाई, न चाचा भाई की लगाई। भारत के पुरुषार्थ को जगाने वाले उस महापुरुष को, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, फौज बनाई, सिक्का चलाया, करेंसी चलाई, तमाम चीजें जारी की, उस बहादुर आदमी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को 28 फीट लंबी इंडिया गेट के नीचे लगा दी। लोग कहते हैं मूर्ति लगाने से बेरोजगारी कम हो जाएगी। ऐसे बेरोजगार लोगों को मर जाना चाहिए। वो क्यों धरती पे बोझ हैं कि मूर्ति लगने से भी उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाती है, ये होने से भी खत्म हो जाता है, तो आप जीवन भर बेरोजगार ही रहिए। आने वाली नस्लें जब दिल्ली में जाएंगी और इंडिया गेट की तरफ देखेंगी तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछेंगी कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जो यहां मूर्ति लगी है। तो जब उसके बारे में पता चलेगा तो फूल वाले चचा का बायोडेटा जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। तो लोग कहेंगे कि इनको क्यों नहीं देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया था? क्योंकि षड्यंत्र करके उस आदमी को 1945 में एक जहाज की दुर्घटना में मरा दिखाया गया था, जो सच नहीं था। और चचा की बात इसलिए करता हूं कि यह तथ्यों की बात है। यह पार्टी हिंदू मुस्लिम उर्दू हिंदी नहीं है। सच को सच बोलिए। आप सोचिए, आप उन कांग्रेसियों के, इन कांग्रेसियों तो बात ही मत कीजिए, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। उस वक्त की उस कांग्रेस को दत्ता भाई क्या कैलिबर के लोग थे, क्या उनकी विजन रही होगी। जिस पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव हुआ अगस्त 1946 में, आप सोचो यार, आज हम पार्टियों में लोगों को बांट देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। पूरी कांग्रेस में 15 प्रांतीय असेंबलीज थी और उतने ही वहां से कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जब चुनाव की बात हुई कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, वहां 1940 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस को यह दिखाना था कि असली मुसलमान हमारे पास हैं। और जिन्ना से कंपटीशन था, क्योंकि जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को लाहौर के उस मैदान में यह घोषणा की कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ये जिन्ना ने घोषणा की, कब की? 23 मार्च को। और 23 मार्च की डेट क्यों रखी? इसलिए रखी कि लाहौर में इस देश की शान, इस देश की आन बान को मानने वाला वो बागी भगत सिंह लाहौर की जेल में जिसे फांसी हुई थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आज भी 23 मार्च को लोग भगत सिंह को याद ज्यादा करते हैं। इसलिए इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जो डेट करेंगे पाकिस्तान की मांग की इतिहास में दर्ज होगी, लोग याद ही नहीं रखेंगे। इसलिए जानबूझ के 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और उसमें यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि पाकिस्तान, हमें कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए। और उसके बाद जिन्ना ने एक बयान दे दिया कि असली मुसलमान तो हमारे पास हैं, मुस्लिम लीग के पास हैं, जो नकली मुसलमान हैं वो कांग्रेस के पास हैं। ये कुंठित कॉम्प्लेक्स से गिरे हुए लोग, ऐसा से कमतरी से मारे हुए कांग्रेसियों ने ये सोच करके अरे हमारे ऊपर दामन पे दाग ना लग जाए, तब झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर रामगढ़ के अधिवेशन में मौलाना आजाद को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया कि हम भी दिखने चाहिए कि हमारे पास भी 2 दाढ़ियां हैं। इस बीमारी के तहत, और वैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 2 साल के लिए, लेकिन नहीं करा। कोई पूछ ना ले हमसे। 1946 तक वो अध्यक्ष रहे और 1946 के अंदर नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। यहां से मैं उस चरित्र की तरफ ले जाना चाहता हूं जो पार्टियों का बंधन नहीं होता, उसमें पार्टी नहीं होती। 15 राज्यों से कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के लिए नामों की संस्तुति मांगी गई। आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी में उन महान लोगों के नाम मुझे नहीं पता
जिस दिन भी पता चलेंगे, कोई सभा ऐसी नहीं होगी उनके नाम नहीं लूंगा मैं, जोर जोर से लूंगा। इसलिए कितने विजनरी लोग थे। पार्टी की बात फिर मैं कह रहा हूं, पार्टी एक अलग चीज है। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के 15 जगह से जो नाम आने की बात थी कि कैंडिडेट किसे बनाया जाए, उन कौन कांग्रेसी वो महान थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने नेहरू का नाम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी नहीं भेजा। अध्यक्ष पद के रूप में उनका नाम पार्टी ने प्रपोज ही नहीं किया। तो फिर पिताजी जो थे हमारे, वो पिताजी ने कहा नेहरू मेरी पहली पसंद है। तो हम तो समझते थे कुछ गुपचुप मामला है, अब तो उन्होंने उजागर कर दिया। आप सोचो कि उन लोगों ने नेहरू को अपना कैंडिडेट तक पार्टी का नहीं बनाया कि ये अध्यक्ष बने। फिर गांधी के कहने से जबरदस्ती उनका नाम डाला गया। ये 1946 का चुनाव है और डाल दिया गया। लेकिन फिर उस दूसरे कांग्रेस का चरित्र देखिए। 15 प्रांतीय असेंबलियों से जब वोट पड़े तो आप सोचिए कि पट्टाभी सीतारमन वहां मौजूद, पटेल साहब मौजूद, नेहरू जी मौजूद, और गांधी जी ने सोच समझ के जो सबसे नजदीकी आदमी थे, द क्लोजेस्ट मैन विद महात्मा गांधी, हिज नेम वॉज आचार्य जेबी कृपलानी। वो गांधी के साथ हर जगह जाते थे। गांधी आज भी उनको गांधी कहते हैं आज के जमाने में, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी का चरित्र देखिए। कभी कभी लगता है कितनी ऊर्जा मिलती है ऐसे लोगों। गांधी जी के राइट हैंड मैन, सब जगह जाना, यहां उठना बैठना। लेकिन जब समय आया, इसे कहते हैं कि आपका चरित्र 100 साल आप जिंदा रहे, लेकिन 1 सेकंड का समय आता है, उस वक्त आपने अपने चरित्र से उठ करके काम कर दे। लोग इसलिए जानते हैं, बाकी जेपी कृपलानी साहब ने क्या क्या किया कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ इसलिए उनका नाम लेता हूं, उनके वंशज जिंदा हो तो उनको खुशी हो कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने क्या ऐसा काम किया था कि कोई एक आदमी पूरे देश में उनकी तारीफ कर रहा है। उस काम से तारीफ कर रहा हूं, वो अच्छे थे बुरे थे उनका क्या, आई एम नॉट बॉदर्ड। जेबी कृपलानी साहब को हमारे पिताजी ने ये सोच के कि ये मेरा सबसे नजदीकी आदमी है, उनकी देखरेख में इलेक्शन की प्रक्रिया हुई। 15 वोट पड़े, पेटी खुली। ये आज आपको गलतफहमी हो गई है कि कुछ पागल लोग कह रहे हैं कि मशीन हैक हो जाती है। हमें मशीनों पे यकीन नहीं है, हमें पेटियों पे यकीन नहीं है। इस भारत में इस तथ्य को छुपाया गया है। ईवीएम मशीन तो अभी कल परसों की बात है भाई। 15 वोट में से जब पेटी खुली तो 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, 1 वोट आचार्य जेबी कृपलानी को मिला, 1 वोट इनवैलिड हुआ और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले, नेहरू को 1 वोट नहीं मिला। ये सब तथ्य हैं और मेरी बात उसके लिए रेफरेंस के लिए कुछ मत कीजिएगा। आचार्य जेपी कृपलानी जैसा आदमी, उनको जब भी आभास हुआ होगा विजनरी होंगे, वो किताब लिख के चले गए। भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने उस किताब को छापा, लेकिन कहते हैं कि चोरी बहुत दिन तक छुपती नहीं है। पब्लिकेशन डिवीजन ने वो किताब ही मार्केट से गायब कर दी। लेकिन तब भी जब हमको पता चला कि ये किताब कहां मिलेगी, गुड़गांव में हमारी किसी ने स्पीच सुन ली है। उसने कहा साहब मेरे पास इसकी पीडीएफ कॉपी है। मैंने कहा जितनी कीमत चाहिए मैं दे दूंगा। उसने कहा कि मैंने तो आपकी स्पीच ही सुन रहा हूं कितने साल से, आपने पहली बार मुझे फ़ोन करके कहा। उसने पीडीएफ कॉपी दी, मैंने उसकी फ़ोटो कॉपी कराई है। उसके पेज नंबर 542, 558, 557 पर ये सारा वर्णन आचार्य जेपी कृपलानी लिख के चले गए। जो आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष का कैंडिडेट नहीं बन पाया, जिसे अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में जबरदस्ती 1 भी वोट नहीं मिला, उसे 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंग्रेज अफसर लॉर्ड वॉविल ने देश के प्रधानमंत्री की पहली बार शपथ दिलाई।
और एक अंतरिम सरकार बनी। उस अंतरिम सरकार बनने के बाद जैसे मंत्रिमंडल जब बनता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। अंतरिम सरकार में जो जो मंत्री बने वो वहां गया अंकल सैम के पास अनुमोदन के लिए। फिर 15 अगस्त 1947 को एक दूसरे आए माउंटबेटन, उन्होंने शपथ दिला दी। ना संविधान था ना संसद थी, तो ये इतने सारे कानून बन कैसे गए भाई, जब संसद में बहस ही नहीं हुई और संसद थी ही नहीं, क्योंकि संविधान तो 26 नवंबर 1950 को बना है। इसलिए आप अपनी मांगें ऐसी रखें जिससे हजारों साल तक आने वाली पीढ़ियां आप पे गर्व करें। आपका बेटा ना हो, आपकी बेटी ना हो, आप पे पैसा ना हो, आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा घर बना के जाऊंगा, तो हो सकता है बच्चे आपको याद रखेंगे, लेकिन आचार्य JB कृपलानी का कोई बच्चा नहीं है, सरदार पटेल का कोई आदमी सरकार में नहीं है, लेकिन आज भी भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी हुई है। लोग अपनी पट्टी अपने नाम के अपने जीते जी लगवा लेना चाहते हैं, जिनको ये चाह होती है वो जीवन में जिंदा नहीं रहते हैं। आप ऐसा करके जाइए, सुभाष चंद्र बोस के परिवार में लोग हैं, किसी ने मूवमेंट नहीं चलाया। GD बख्शी साहब की जेर क़यादत में हम सब लोगों ने मूवमेंट चलाया। ना हमारा कोई रिश्ता सुभाष चंद्र बोस से, ना हमने देखा ना पढ़ा, ना GD बख्शी का, ना ललित अंबरदार का, ना सुशील पंडित का, ना अनुज धर का, जो इस पूरी कहानी के पीछे सबसे बड़ा किरदार है, जिसका नाम है अनुज धर, जो हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था, जिसने किताब लिखी और पूरा जीवन सारा पैसा उसने अपनी कमाई का सब इसी काम में लगा दिया कि सुभाष कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे गए थे, वो आदमी के साथ था। और आज वहां तन करके 28 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति लगी हुई है। आने वाली नस्लें ये नहीं पूछेंगी कि पुष्पेन जी थे उसमें कौन था, हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसमें इंटरेस्ट है। आने वाली नस्लें ये अपने आप तय कर लेंगी सुभाष यहां क्यों लगा है। इसलिए सुभाष बने या जबरदस्ती के फूल वाले चचा बने, ये वो तय कर लेंगी आने वाली। इसलिए मैंने 3 बड़े किरदार राजनीति के मैंने आपको बताए, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, और जिसकी चर्चा आजकल हो रही है, जिसकी फिल्म बनाई गई है। लोग कह रहे हैं फिल्म देखने जाओ, अरे फिल्म देखिए, मैंने नहीं कहा फिल्म देखना चाहिए। फिल्मों से चरित्र बड़े नहीं होते। चरित्र अगर बड़े होते तो वो जो हैं इलाहाबाद से आए थे और वो फिर चुनाव हारे और वो बैठे आज की डेट में 80 साल की उम्र में कभी च्यवनप्राश खिला रहे हैं, कभी साबुन बेच रहे हैं, कभी वॉशिंग मशीन में लेट जाते हैं, कभी समोसा खाते हैं। पॉपुलर तो वो भी है। पॉपुलरिटी का क्या है इस देश में? पॉपुलर होना है क्या? नहीं। आप कुछ करके जाएंगे, आपका बहन ना हो, भाई ना हो, बेटा ना हो, सगा ना हो, कोई नहीं भी होगा, इसी समाज में से लोग खड़े हो जाएंगे। और एक आदमी जिसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में फिल्म बनी है, मैं उन पूरी फिलॉसफी और उनके पूरे लिटरेचर से बहुत पास से वाकिफ़ हूँ, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन कैसे आदमी जिंदा होता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आप किस नज़र से देखते हैं 14 वाले को और 19 वाले को? मैं जिस नज़र से देखता हूं उस नज़र में ये सोचता हूं कि वक्त की मांग है, समय की ज़रूरत है। इन तमाम घनघोर चुनौतियों के बीच में अगर ये चुनौती का सामना करने में सक्षम है तो यही हमारा हीरो होना चाहिए। इसमें कोई अगर मगर कल फिर करेंगे, 4 जून के बाद फिर करेंगे, क्या दिक्कत की बात है? इसलिए सावरकर का कोई वारिस नहीं है। सावरकर के परिवार के, उनके भाई के बेटे बॉम्बे में हैं, वो अपना ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन किसी को कैसे जिंदा किया जाता है इसका जो 14 में आया है उसका कोई रिश्तेदार नहीं लगता। लेकिन अगर यहां आग लगी हुई है तो आप सस्ता अनाज भी देते हैं, आलू भी देते हैं, प्याज भी देते हैं, ये भी सस्ता। ये सब करने के साथ साथ आपकी उस सोई हुई उस चेतना को जगाने के लिए कि आप असल में वंशज हैं किसके, उसने कुछ नहीं किया। संसद बनाई, एक बहुत बड़ी संसद बनी। कहते संसद तो ईंट गारे के कोई भी बना सकता था। हाँ बना सकता था, मैं मना नहीं कर रहा। संसद बनने से मुझे कोई वो नहीं है, संसद तो बननी थी, बन जाती, कोई बात नहीं है। अधूरी संसद थी कुल दत्ता साहब, संसद पूरी भी नहीं हुई थी। घोषणा हो गई शाम में कि संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है।
अब आलू से सोना बनाने वालों को यह समझ में नहीं आया कि संसद तैयार नहीं है। ये आदमी घोषणा कर रहा है कि मैं संसद का 28 तारीख को इनॉग्रेशन कर रहा हूं। तो जब अकल टखने में आ जाती है तो समझ में कम आता है। वंशज किसी के भी हो, वंशज हो जाने से अकल का कोई लेना देना नहीं है भाई। पता ही नहीं चला 2 दिन तक सन्नाटा कि ये 28 मई को क्यों कर रहा है। जिस दिन उसने किया 28 मई को, तब जोर जोर से चिल्ला करके 27 को मैं बोला ये 28 को इसलिए नहीं कर रहा है, 28 को इसलिए कर रहा है कि उसी दिन वीर सावरकर पैदा होते हैं। संसद के इतिहास में 28 मई जब भी आएगी तो लोग पूछेंगे क्यों उस दिन किया गया था, कौन सा ऐसा दिन था, तो लोग कहेंगे ये वीर सावरकर के जन्मदिन पे बनाई गई थी। सावरकर हजारों साल के लिए जिंदा हो जाएगा। इसलिए मांग उठाइए कि 2013 में संसद के अंदर स्वार्थी नेता, चाटुकार नेता, सत्ता के दलाल नेताओं ने मिलकर के मौन धारण किया और इस भारत की संसद के अंदर एक कानून पास हो गया जिससे कश्मीर भी अछूता नहीं है। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, वक्फ प्रॉपर्टी कानून। आप वक्फ का मतलब नहीं समझते, कम से कम जो अल्लाह के ज्यादा नजदीक लोग हैं, जो वहां कश्मीर में बैठते हैं, आपको इतनी उर्दू और अरबी समझ में आनी चाहिए कि वक्फ का मतलब क्या होता है। आप समझने नहीं चाहते क्योंकि इससे आपको फ्री अनाज तो नहीं मिल रहा है, आपको फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री खाद मिल रहा है। आप तो फ्री में पैदा हुए, फ्री खाने के लिए हुए हैं, इसलिए उसके अलावा आपका कोई लेना देना नहीं है। ये जो कहानी शुरू हुई, इस कहानी के पीछे कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि वक्फ का मतलब होता है, जो इस्लामिक जो रीडिंग्स है, वक्फ का मतलब कि ये मेरी प्रॉपर्टी पेन है, मैंने वक्फ को दे दी। वक्फ का मतलब ये प्रॉपर्टी मैंने अल्लाह के नाम कर दिया। इसका देख रेख तो अल्लाह के बंदे करेंगे, लेकिन ये अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है। अब क्या कमाल है इसमें, क्या कैच है, कमाल का कैच है कि मैंने वक्फ कर दिया, अल्लाह को दे दी। अब अल्लाह की उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड देख रहा है, वो तो अल्लाह के बंदे हैं, डायरेक्ट वहां से आए हैं, ऊपर से आए हैं सीधे। तो वो प्रॉपर्टी जब अल्लाह के नाम हो गई, अब पुष्पेंद्र जी केस लड़ने गए कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे दो। तो वो कहता है भाई अब क्या करें, वक्फ एक बार अल्लाह के नाम की हो गई तो फिर अल्लाह कैसे वापस करेगा, सिग्नेचर लेके आओ। न सिग्नेचर देंगे न वो प्रॉपर्टी वापस होगी। तो जो कानून पास हुआ, जो 1995 में जिसमें अमेंडमेंट हुआ, उससे 2013 के अंदर संसद में कानून बनाया गया। उस कानून के तहत भारत में आपका घर, अपना घर, खरीदा हुआ घर, बाप दादों का घर, हजार साल पुराना घर जिसके आपके पास कागज है, वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है। उस प्राइवेट बॉडी के 2 लोग सुबह उठें, जफर की दुकान पे चाय पिए और कहें कि ये सामा के अंदर ये जो हॉल बना हुआ है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। तो ये सोचने से क्या होता है, आप यही कहेंगे। संसद में कानून पास हुआ है 2013 में कि वक्फ बोर्ड के 2 लोग यहां आए और प्रदीप दत्ता जी के घर, अंबानी का घर, टाटा का घर, बिरला का घर, आज की संसद, पार्लियामेंट, इंडिया गेट, ताजमहल, सारे मंदिर, वो आए 2 लोग कहें कि भाई ये जो मंदिर है वैष्णो देवी का, ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। कानून है, ये संसद का है। चलो किसी ने एक्ट पास कर दिया होता तो मान लेता मैं। संसद में पास किया हो, बताइए जरा ईमानदारी से, कितने आए थे बताने वाले आपको, जो प्रवचन देते हैं, कितने आए थे? बुरा मेरी बात का बहुत मानते हैं, मैं बुरा और सही करने नहीं आया, इसलिए कि आपने कहा कि हम देखेंगे, तो हमने कहा भाई चलो यही आप ही देखो, हम आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब पूछा कि भाई ये क्या है, तो कहते ये तो हमें पता नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम सब बताएंगे? फिर जो बता रहा है कम से कम उसको बताने दो, फिर उसके बारे में सवाल मत खड़ा करो। आप जो काम कर रहे हैं हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे भाई, ना हमारी हैसियत टिप्पणी करने की। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो गलत कैसे साबित है? क्योंकि आपने नहीं की और दूसरा कोई कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये गलत बात है। कल जहां मैं छोड़ के जाऊं, कल मुझसे बात कोई दूसरा आदमी आए, वो कहेगा, मैं कहूंगा अच्छी बात है यार, ये मैंने नहीं किया, ये कर रहा है, इसको बढ़ाऊंगा मैं आगे, मैं उससे नफरत पाल लूंगी, नहीं,
ये तो हमारे खिलाफ है। ये भाई कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये ज़मीन जायदाद का मामला नहीं है, ये टिकट विकट का मामला नहीं है। जो आपसे कोई टिकट मांगने आए आप उससे कहिए नहीं पुष्पेंद्र जी हम नहीं दिलाएंगे आपको, भाई साहब नहीं आएंगे आपके दरवाजे पे। लेकिन जो काम ईमानदारी से सुशील पंडित कर रहे हैं उससे इस बात से नाराज मत होइए कि उसके 2 शब्दों से आपको बुरा लग गया। आप राज से बड़े नहीं है, पुष्पेंद्र राज से बड़ा नहीं है। मैं कल अगर किसी मन से ऐसी बात कहूंगा तो पूरा अधिकार है आपको ये कहने का। संसद के उस कानून के बारे में ये नहीं बताया गया कि आपका घर, आपकी ज़मीन, मंदिर, 2 बोर्ड के लोग सिर्फ उनको ये कह देना है एक फटे से कागज़ पे लिख करके, यहाँ SHO के पास आएगा और कहेगा कि ये जो हॉल बना हुआ है ये हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी। मैं आपको अक्षरशः शब्द बा शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इलस्ट्रेट नहीं कर रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जाके पढ़ लीजिएगा और अगर समझ में नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील, एक बेहतरीन इंसान, निहायती सूफी किस्म के आदमी विष्णु शंकर जैन, जो सुप्रीम कोर्ट में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको बिठा करके वी सपोर्ट पुष्पेंद्र प्रोसेस एक चैनल है हमारी टीम जिसमें ये सब स्पीच डालते हैं, उसमें और बारीकी से समझ, मैं मोटे तौर पे आपको समझाए दे रहा हूँ, बुलेट पॉइंट आपको समझाए दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ये पॉइंट आज समझ में आ गया, नींद नहीं आएगी आपको। अगर सच्चे सनातनी हैं और भारत माता की जय कहते हैं और इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने बेटे को फौज में भेजते हैं दुश्मन से, उसकी शहादत के बाद आप रोते नहीं हैं, अगर मन में ये आग है तो आज रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप जब तक उसको देख ना लें, सुन ना लें, पढ़ ना लें, जो मैं कह रहा हूँ उसको क्रॉस चेक ना कर लें, तब तक मत बोलिएगा। 2 लोग कहेंगे कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, तो मालूम है क्या उसके प्रावधान क्या है संसद के अंदर? इस जगह का मालिक बुलाया जाएगा, पुलिस वाले, हाँ भाई, हाँ क्या बात है साहब, ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है, ये पूरी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। तो वो कहेगा इसका सबूत लाओ। भारत की संसद में ये पास हुआ है कि जिसकी ये बिल्डिंग है, जो इसका मालिक है, जिसके पास हर किस्म के कागज हैं, उसके कागज की कोई वैल्यू नहीं है। 48 घंटे के अंदर पुलिस को ये हॉल खाली कराना होगा, और अगर खाली नहीं की इस हॉल के मालिक ने इस मंदिर को या घर पे, जिसको आपका घर है, जिसके आप मालिक हैं, अगर 48 घंटे में आपने खाली नहीं किया तो वो पुलिस वाले को ये अधिकार प्राप्त है कानून के तहत कि वो आपको इनक्रोचर, आपकी अपनी प्रॉपर्टी में घुसपैठिया घोषित करेगा और बाई फोर्स आपको उठा के धक्का देके बाहर निकालेगा और इसके दोनों दरवाजों पे ताला लगाएगा और उसकी चाबी वक्फ बोर्ड को दे देगा। ये ताली बजाने की चीज नहीं है मेरे भाई, ये मातम करने की चीज है। ताली बजाइए, अच्छी बात है, ये ताली बजाने की चीज है, ये खुशी की चीज है। और उसमें क्या कहा है फिर? जो कानून की, देश की मान्यताओं की छोटी छोटी बात पर घंटों बकवास करने की कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये, संसद ने ये कहा है कि जो मालिक है इसका, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। वो कहां जाएगा? वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है अपने ही लोगों का, उसमें 5 मुसलमान होंगे, लोकल MP भी होगा, लोकल MLA भी होगा, उनके दरबार में ट्राइब्यूनल में वो अपील करेगा। और इसके तहत फिर चेक कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा। मां मेरी बहन है, सबको बता रहा हूं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। पति देव को बाहर की राजनीति से फुर्सत नहीं है, घर आप ही को बचाना है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें क्या कहा गया है कि आप न सुप्रीम कोर्ट जा सकते, न हाई कोर्ट जा सकते, आपको वो जमीन खाली करनी है और उसके बाद में फिर आप बैठे रहिए। इसी के तहत जिस भारत माता का नारा लगता है ना सुबह सुबह जोर जोर से, ये नारा जिन लोगों ने इसे सिर्फ नारा बना दिया है, अगर जिसके यहां आग लगी है कि ये मेरी जमीन है, मेरी मीन्स मेरी नहीं, सनातनी हिंदू की है, जो सगे भाई 5-5, 50-50 साल तक 2-2 गज जमीन और आधे बीघे की जमीन भाइयों में बंटवारा हो जाए, 10-10 मर्डर हो जाते हैं, सालों साल हमारे यहां मुकदमा चलते हैं सगे भाइयों में, लेकिन आपकी दोनों भाइयों की जमीन चली जाती है तो संसद कानून बना के खत्म कर देता है और आपको मना करता है कि आप कानून में नहीं जा सकते। भारत की
आंध्र प्रदेश की कोर्ट के जज का स्टेटमेंट है, नॉट माइन। आपसे चीजें छुपाई जाती हैं ताकि आप दीवाने ना हो जाएं। आपको फिर ऐसी बातों में रखो जिससे हमारा काम चलता रहे, ये बेईमानी नहीं चलेगी। भारत में जो जमीन है, यानी लैंड एरिया ऑफ भारत, टोटल लैंड एरिया ऑफ भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है, चौथे नंबर पे आप नहीं, आप 5वें नंबर पर हैं। आप कहते हैं भारत माता की जय, 82 करोड़ हम हैं, हमारा ये हमारा वो, है ही नहीं। आपका ताजमहल चला गया, संसद जाने वाली है, वो भी उसी जमीन पे क्लेम है उनका। दिल्ली की 80% प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है। भारत के अंदर जगह जगह उनके पास से चली गई है। आपके मंदिर सेकुलरिज्म के नाम पे संविधान में सेकुलर रखा गया, और इस देश में सनातनी हिंदू जो बहुसंख्यक है उनके मंदिरों से, सिखों के गुरुद्वारों से नहीं, चर्चों से नहीं, मज़ारों से नहीं, वहां जो चढ़ावा आएगा वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन भारत के सनातनी हिंदू, ये जो मंदिर है, आप दूर क्यों जाते हैं? जम्मू में वैष्णो देवी है कि नहीं? बोलिए हाँ है भाई, है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का सालाना 530 करोड़ रुपया आता है, सरकार ले जाती है। सरकार के नियंत्रण में आपके सारे मंदिर हैं, और पूरे देश में जो मंदिरों का पैसा होता है उसका एक रफ एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है। यही सुप्रीम कोर्ट में एक साउथ इंडियन बेटा अपनी पढ़ाई छोड़ करके आईटी खड़गपुर के टॉपर की डिग्री को लात मारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। भारत के पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों का अप्रोक्सीमेटली जो पैसा सालाना आता है वो 3.25 लाख करोड़ रुपए आता है, सरकार ले लेती है। मंदिरों पर नियंत्रण उनका, पैसा उनके पास। और यहां जो वैष्णो देवी है उसमें तो 100 से ज्यादा भाईजान नौकरी पे लगे हुए हैं मंदिर की, वो भी गई आपके पास। मंदिर आपके नहीं, कंट्रोल आपका नहीं, उनका पैसा आपका नहीं, लेकिन इसीलिए रखा है कि ताकि आप भिखारी रहें। जिस दिन सनातनी अपने इन अधिकारों को मान करके लड़ेगा कि ये 3.25 लाख करोड़ रुपया आया है, देश में तमाम कुछ चंद लोग जिन पे देश में तमाम ईमानदार लोगों पे आपका भरोसा है, आप सरकार से मांग रखिए हमारे मंदिर में, सेकुलर भारत में जब सब बराबर है तो मेरे मंदिरों का पैसा सरकार क्यों लेती है? गुरुद्वारों से, चर्चों से, जैनों से तो नहीं लेती, उनका कंट्रोल तो नहीं करती। तो अगर ये 3.25 लाख करोड़ रुपया सालाना ऐसा आ जाए जिसमें एक ट्रस्ट बन जाए, उसमें वृद्ध लोगों को रखिएगा, आप अगर 3.25 लाख करोड़ रुपए, ये रफ एस्टीमेट है जो दिया गया है, जो कम है मेरे हिसाब से, 3.25 लाख करोड़ रुपया जिस समाज के पास हर साल बिना इन्वेस्ट किए आए, इस समाज का एक भी बच्चा दलित का, ब्राह्मण का, ठाकुर का बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहेगा। उसकी पढ़ाई पूरे जीवन भर फ्री चलेगी। सरकारें 2-2 रुपए दे करके कि हम आपको ये देंगे तो हमें वोट दो, आप हमें ये भिखारी वाली मानसिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन लड़ाई ये नहीं लड़ना चाहते आप जो हजारों साल तक आपको मजबूत कर दे। आप नहीं मेरी जाति को 2 को टिकट दे दो, बस किसी तरह से दे दो, वो टिकट मिल गया जाति वाला, इससे आगे बढ़िए। इसलिए अब इन्हीं मांगों को उठाइए। वक्फ बोर्ड को जो भी सरकार इस समय है उनसे कहिए कि अपना मैनिफेस्टो बनाते वक्त वक्फ बोर्ड, प्रॉपर्टी बोर्ड को तत्काल तौर से निरस्त किया जाए, मंदिरों से नियंत्रण सरकार का समाप्त किया जाए, मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को समाप्त किया जाए। सरकार ने 42,000 मंदिरों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बनाया है उसको तत्काल नष्ट करे और अपने मैनिफेस्टो में लाए, ताकि अगर ये सरकार इस साल न कर पाए तो आने वाले 20 साल के बाद जो आए, जैसे मंदिर के गट तो हमने बहुत समय बाद लगाई थी, मंदिर हमको 20 साल बाद मिला है इन सरकारों के मैनिफेस्टो में, तो मैनिफेस्टो में रहेगा तो अगली जनता को पता रहेगा, अगली नस्लों को पता रहेगा कि हमारी लड़ाई इन्हीं कारणों से कमजोर है। ये हमारे पास होते तो हम पैसे के लिए भिखारी की तरह नहीं जाते, हम अपने पैसे से अपना सम्मान बनाते। और उन्होंने जमीन घेरने के तहत पूरे देश में ये लैंड जिहाद जो चल रहा है, पीर बाबा यहां मर गए, हाईवे पे मर गए, रेलवे ट्रैक पे मर गए, स्टेशन पे मर गए। ये मरते भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, उसके मरते ही नहीं है और आप हटा नहीं पाते। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जस्टिस एएन मिश्रा और एएन रॉय ने, अमिताभ रॉय ने एक फैसला दिया है 2018 में कि भारत में सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक, ये किसी सनातनी को नहीं पता और भाषण देने वाले भी नहीं बताते आपको।
अरे मैं इसलिए बताता हूं कि अगर 5% लोगों को भी याद रहेगा तो आप कह सकते हैं कि हम तो कम से कम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं। उस आदेश में 2018 में दोनों जजेस ने इतना ताकतवर मैसेज दिया है कि भारत के सार्वजनिक स्थल पर किसी भी किस्म का रिलीजियस स्ट्रक्चर जो भी हो उसे राज्य सरकारें नस्ते नाबूद करें और फिर उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दें। ये जो हल्द्वानी में आग लगी है ये इसीलिए लड़ी है क्योंकि जब ये कानून बन गया था तो हल्द्वानी की सभा में खड़े होकर के मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको कुछ नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक ऐसा फैसला दिया है कि आप विधि सम्मत चुनी हुई सरकार के तहत इस देश की एक न्यायालय ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने एक फैसला दिया है, उस फैसले में उसका पालन करिए। उसके दिमाग में चढ़ गई, उसने 400 तोड़ डाली एक ही दिन के अंदर। ये जो बवाल हुआ है ये डराने का बवाल हुआ है कि अगर मज़ारों को टच किया गया तो दंगा होगा, इसलिए किया गया है। आप सबने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, मेरी बात में कुछ ऊंच नीच हो गई हो, शब्दों में कोई हेर फेर हो गया हो, मेरे मन की भावना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं गुस्से में हो जाता हूं, मुझे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा इसलिए आता है, बार बार सोचता हूँ 80 करोड़ सनातनी टैक्स देते हैं, ईमानदार लोग हैं, इस देश की व्यवस्था को व्यवधान नहीं डालते, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस देश की सरकारें उन्हीं को ऐसा करके रख दिया है कि उनकी बहन बेटी की इज्जत बरकरार नहीं, उनके घर सुरक्षित नहीं, कोई वक्फ बोर्ड के नाम पे खींच रहा है, कोई मंदिर के नाम पे लूट रहा है। तो हम लूटने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए ये बोध अगर आपको लगता है, ये मेरे इश्यूज़ आपको लगते हैं, तो कम से कम मैनिफेस्टो में आएंगे तो लोग पढ़ेंगे कि ये मुद्दे कौन हैं। तब हो सकता है कि उससे हज़ारों लाखों लोग जो यहाँ नहीं पहुँच पाते, जो हमारी आवाज़ नहीं सुन पाते, और भी साथी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, तो उनको पता चलेगा कि ऐसे भी हुआ। आप सब ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। प्रदीप भाई जैसा शख्स जो 24 घंटे एक्शन में रहता हो, ये हर जगह पहुंचते हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बेहतरीन इंसान हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं। मैं जितनी ताकत होती है मैं उनकी तारीफ़ करता हूं। अगर मेरी तारीफ़ से इनकी तनख्वाह बढ़ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।